नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ जुड़िए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है हिंदी की ध्वनियों पर, और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी की ध्वनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जिसका पहला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? खरोष्ठी लिपि जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है चित्रलिपि, कीलाक्षर लिपि, अरमाइक लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमाइक लिपि से। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्ठी लिपि गांधारी लिपि के नाम से भी जानी जाती है, जो गांधारी और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध करने के प्रयोग में आती है। इसका प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक प्रमुख रूप से एशिया में होता रहा है। खरोष्ठी लिपि की विशेषता है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, इसको आप कमेंट में बताएंगे। खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? आपको यहाँ पे असंगत युग्म की पहचान करनी है। आपके सामने विकल्प हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प असंगत है, आपको बताना है। कंठ से बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं, जो वर्ण हैं, वो हैं का, खा, गा, घा। का वर्ग है, सही है एकदम। ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं फा, फा, भा, म, यानी कि पा वर्ग, एकदम सही है। दंत से बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो हैं ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। मूर्धन्य से बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो है टा वर्ग, टा, ठ, ड, ढ, अड़। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है चा, छा, जा, झा, जो कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे असंगत है। आइए उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखते हैं कौन सी ध्वनियाँ कहाँ से बोली जाती हैं। कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं का, ख, ग, घ, अंग, हा, विसर्ग, आ। मूर्धन्य से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो हैं श, मूर्धन्य श, र, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ, री। ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं पा, फा, ब, भ, म, उ। दंत से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं ता, था, दा, धा, न, स, ल। इस प्रकार विकल्प बी उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? आपको बताना है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। ऑप्शन है 13 स्वर और 38 व्यंजन, कुल मिला के 51 ध्वनियाँ। 12 स्वर या 34 व्यंजन, कुल मिला के 46 ध्वनियाँ। 15 स्वर या 41 व्यंजन, कुल मिला के 56 ध्वनियाँ, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास में वैदिक ध्वनियों की कुल संख्या 52 बताई है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियाँ हैं कुल 13 स्वर हैं, मूल स्वर 9 और 4 संयुक्त स्वर हैं, कुल व्यंजन 39 हैं, 27 स्पर्श व्यंजन हैं, 6 अंतस्थ व्यंजन हैं और 6 घोष व्यंजन हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया था। बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी के उक्षिप्त व्यंजन का चयन करिए। हिंदी में
जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो कौन सा है? ऑप्शन है झ, अड़, ढ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आता है आपका ढ। जैसे हम पढ़ना लिखते हैं तो वो जो ढ आता है उसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। वस्तुतः जिह्वा नोक पर जब वर्ड्स अथवा कठोर तालु से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। हिंदी की महाप्राणीकरण संधि क्या है? आपको बताना है कि हिंदी की महाप्राणीकरण संधि कौन सी है। ऑप्शन है दुर्बल, निषेध, ऑप्शन सी है कभी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कभी। कभी, अभी, सभी इत्यादि ध्वनियाँ महाप्राणीकरण संधियाँ हैं। अबही से अभी बना है, कभी से कभी बना है और सभी से सभी बना है। वस्तुतः यदि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण बा हो तथा द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण हा हो तो कभी हा का भा हो जाता है और बा का लोप हो जाता है। अगला प्रश्न है छ। क्षत्रिय वाला छ जो है वो वर्ण किसके योग से बना है? तो आपको बताना है कि छ जो है क्षत्रिय वाला वो कौन से किन किन वर्णों के योग से बना है। ऑप्शन है क, श। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क, जो कि आधा का है क्योंकि नीचे हलंत है और पूरा शा है मूर्धन्य सा। इससे मिलकर क्षत्रिय वाला छा बना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छ वर्ण संयुक्त व्यंजन है जो कि आधा का और मूर्धन्य शा के योग से बनता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या स्वनिम। तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें हम स्वनिम कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम स्वनिम कहते हैं। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द या पद, वाक्य और चौथा जो तत्व है वो है अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना गया है। भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। इसी तरह से ध्वनि के 4 गुण माने गए हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड और खंडेतर। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें हम खंड स्वनिम कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जिन ध्वनियों का हम स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते या उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें हम खंडेतर ध्वनि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, अनुतान और संगम। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि भाषा में नहीं है। ऑप्शन है का, ड़ा, ना या मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ड़ा। अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी शा और खा और तालव्य शा का सा रूप उच्चरित होता है तथा ड़ा ध्वनि ना में बदल जाती है, जैसे शीतल, सीतल, रावण, रावण, हर्ष, हरक, बाण, बाण इत्यादि। अवधि में ला ध्वनि प्रायः रा हो जाती है, कभी ड़ा ध्वनि भी रा हो जाती है, जैसे तलवार, तलवारी,
डाल डारी, लड़का लड़िका, पकड़ पकड़ी इत्यादि। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? आपको बताना है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। ऑप्शन है संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, आपको चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल, कंपन इत्यादि। यहाँ पर सा और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि तथा का और पा ध्वनियों के साथ में माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, म्लान, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। अगला प्रश्न है स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। ऑप्शन है दीर्घ, प्लूत, ह्रस्व या उपर्युक्त तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। दीर्घ, प्लूत, ह्रस्व या डी है उपर्युक्त तीनों। तो ये इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के स्थान पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ और औ। इन्हें द्विमात्रिक छंद कहा जाता है। इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। अगला जो है वो है प्लूत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वो प्लूत स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इसके आगे एस, उल्टा एस जो होता है वो लगा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है तिगुना समय। इन्हें त्रिमात्रिक कहा जाता है, जैसे ओम, हे रामम आदि। इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, उ, औ। अनुनासिक उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लूत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सही कथन का चयन करना है आपको। कथन ए है या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। औधेश का विग्रह औधेश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो यहाँ पे जो सही कथन है वो केवल ऑप्शन ए है, या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त कथनों में सही कथन है या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। अर्धस्वर ध्वनियाँ हैं या, र, ल, वा। इन चारों को इसीलिए अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण हैं। मूल व्यंजन है 33, जिनमें
25 अस्पर्श व्यंजन 25 जो है वो अस्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें पांचों वर्ग आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन हैं जो अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन है शा, शा, मूर्धन्य शा, स और हा। ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त आगत या द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो हैं ड़ा, पढ़ना और पहाड़ वाले ड़ा। तो ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त स्वर हैं 4, जिसमें छ, त्र, ज्ञ, श्र। व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता है। अवधेश शब्द का विग्रह अवध और ईश होता है। अवध प्लस ईश मिलकर अवधेश बनते हैं। इसमें से आपको बताना है, अगला जो प्रश्न है इसमें से अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत अभी आपने ऊपर देखा कि 4 वर्ण आते हैं, उसमें से एक यहाँ पे ऑप्शन में है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है। ऑप्शन है व, त, ए और औ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। व वर्ण अंतस्थ वर्ण है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो ऊपर आपने पढ़ा था या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं या अर्ध स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पे एक वर्ड ऐसा भी है जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, वो वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे त, या, पा और सा दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन बी या जो कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी ध्वनि है जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है व, ब, र या ला। कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ड अस्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ड है जो अस्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है क, च, ट या। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं कि या, रा, ला, वा ये अस्पर्श व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। शेष जो हैं जो पांचों वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये सारे जो हैं ता वर्ग, ये सब अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जो पांचों वर्ग हैं वो अस्पर्श व्यंजन है। शेष ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। द्विगुण व्यंजन बताना है आपको। अंग, ढ, ड़ या हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जो ड़ा है, जिसको हम ड़ा पढ़ते हैं, जैसे हमें पहाड़ लिखना है, पहाड़ में जो ड़ा आया है वो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ड़ा और ढा को द्विगुण व्यंजन माना जाता है, जो संस्कृत व हिंदी में नहीं रहे बल्कि ये मराठी से हिंदी में आगत हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मराठी भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये डा और ढा से भिन्न वर्ण हैं। उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद किए हैं या कितने भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। ऑप्शन है 3, 5, 4 या 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कामता प्रसाद जी ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों की संख्या 2 मानी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है, इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपको बताना है कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ इनमें से कौन सी हैं। ऑप्शन है का, खा, या, रा, चाल, जा
या ट ड़। तो यहाँ कंठ से बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो हैं ऑप्शन ए, का वर्ग की ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं और का वर्ग से यहाँ पे का और खा विकल्प में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, का और खा। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ई और चा वर्ग, या और शा भी आते हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत री, टा वर्ग, रा और शा आते हैं। जीभ और दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड दंत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ग, ला और सा आते हैं। दोनों ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड ओष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उ और पा वर्ग आते हैं। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ए और ए आते हैं। कंठ और जीभ और ओष्ठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड कंठोष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ओ और औ आते हैं। दांत और जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला जो वर्ड है वो दंत्योष्ठ कहलाता है और दंत्योष्ठ वर्ड है वा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी ध्वनियों से संबंधित। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी प्रश्नोत्तरी जो मैं आपके समक्ष लेकर आती हूँ अगर यह आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।